नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। झारखंड के साथ बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये चुनाव एक तरफ जहां महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का मौका। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल चारों सीट पर अपना अपना सियासी चौसर फेंकने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने दिन तय कर दिया है। 4 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। भोजपुर की तरारी सीट पर वोटिंग होगी, कैमूर की रामगढ़ सीट पर वोटिंग होगी, गया की बेलागंज सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा इमामगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन चारों सीटों में से 2020 में 3 सीट पर महागठबंधन जीती थी, जबकि इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। बिहार की 4 सीट पर होने वाले चुनाव को 2025 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इसमें असली अग्नि परीक्षा महागठबंधन की है, क्योंकि ये उपचुनाव जनता के मूड को बताएगा कि बिहार में अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें से रामगढ़, तरारी, बेलागंज महागठबंधन की सीट थी। ऐसे में एनडीए के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि अगर महागठबंधन इन सीटों को नहीं जीत पाती है तो इससे जनता के बीच महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जाएगा, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। जबकि दूसरी ओर एनडीए चारों सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेगी ताकि फाइनल चुनाव से पहले अपनी बढ़त बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने यह दावा किया है कि सभी 4 सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज करेगी। एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी 1 सीट इसमें हमारा है, मतलब हमारे एनडीए गठबंधन के वहां से विधायक थे इमामगंज से। 3 सीट जो है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे तरारी हो या रामगढ़ हो, ये सीट को विपक्ष के गोद से हमें छीनने की आवश्यकता है। अब बिहार में भी 4 विधानसभा का चुनाव है, वहां भी चौका मारेंगे। चारों की 4 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और देखिएगा झारखंड में भी बेहतर प्रदर्शन हमारा, जो वहां 81 सीट है, जो चुनाव होना है, 2 चरण में चुनाव होना है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार के जो 4 सीट है उपचुनाव, इसमें भी हमारा एक ही लक्ष्य है कि चारों के चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाएगी। उपचुनाव के ऐलान के बाद सियासत तेज है। बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि सभी 4 सीटों पर एनडीए की विजय पताका लहराएगी, तो आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चारों विधानसभा, चाहे बेलागंज हो, इमामगंज हो, रामगढ़ हो या तरारी हो, चारों जगह पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और चुनाव में जीत दर्ज करेगी। फिर से बीजेपी के पार्टी कार्यालय में जोश का माहौल रहेगा, जश्न का माहौल रहेगा इन चुनाव नतीजों के बाद। वहीं कांग्रेस आरजेडी के लोग इस देश के संवैधानिक संस्था, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे। 4 सीटों के लिए किए गए घोषणा के बाद एनडीए इन सभी चारों सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि एनडीए इन सभी सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल कर चुनाव को जीतने में सफल होगी। झारखंड में चुनाव के ऐलान पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि झारखंड में इंडी अलायंस की सरकार है और इस बार भी बीजेपी को चुनाव में परास्त करेंगे। सीटों की संख्या पर कुछ दिन में फैसला हो जाएगा। जनरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है, झारखंड का 2 फेज में हुआ है और 13 और 20 तारीख को चुनाव है। और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है उसका चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है, यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते। हम लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में हैं और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं।
मिलकर के चाहते हैं चुनाव लड़ना और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करें। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी यात्रा पे जा रहे हैं और हिंदू को जगाने जा रहे हैं, आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार में यात्रा की सियासत हो रही है, क्या कहते? यहाँ सोया हुआ केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 अक्टूबर को एनडीए की बड़ी बैठक, चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल होंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक, जिसमें सीटों के तालमेल को लेकर भी और कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। ललन सिंह शामिल होंगे, संजय झा शामिल होंगे और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी ये शामिल होने हैं। और इसी बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ और बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। करीब 2 घंटे से भी ज्यादा ये बैठक चली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चली है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। आपको भी बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। ऐसे में अब बैठक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। झारखंड लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का इंतजार खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग होगी। 13 नवंबर को पहला चरण और 20 नवंबर को दूसरा चरण होगा, जबकि 23 नवंबर को झारखंड का आदेश आ जाएगा। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही झारखंड में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। और 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में कुल 43 सीट पर वोटिंग होगी। ऐसे में पहले चरण में 1 सीट की आपको जानकारी देते हैं कि पहले चरण में कौन कौन सी सीट पर चुनाव होंगे। तो देखिए, पहले चरण का जो चुनाव है वो चतरा, बहरागोड़ा और घाटशिला में होना है। और इसके साथ ही पोटका, जुगसलाई और जमशेदपुर पश्चिमी में ये चुनाव होना है, जो कि 13 नवंबर को ये चुनाव होगा इन सारे जिलों में। और आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी, ईटागढ़ और सरायकेला में भी पहले चरण में ही चुनाव होना है। इसके साथ ही चाईबासा, मझगांव और जगन्नाथपुर में भी पहले चरण में ही चुनाव होगा। बता दें आपको कि मनोहरपुर, चकधरपुर और खरसावा में भी पहले ही चरण में चुनाव होगा, जो कि सारी ही SC/ST की सीटें हैं। इसके साथ ही तमाड़, जो कि ST की सीट है, इसमें भी पहले चरण में चुनाव होगा। तोरपा और खूंटी में भी पहले चरण में चुनाव होना है। इसके साथ ही रांची, हटिया, कांके, मांडर, ये जो सीटें हैं, यहाँ भी पहले चरण में ही चुनाव होगा। सिसई, गुमला और बिशुनपुर में भी पहले चरण में चुनाव होगा और ये सारी ही सीटें ST की हैं। इसके साथ ही सिमडेगा, गोलेबीरा, लोहरदगा, 13 नवंबर को इन सारी सीटों पर भी चुनाव होना है। मनिका, लातेहार और पांकी, ये भी ऐसी सीट है जहां पहले चरण में ही चुनाव होगा। और डाल्टनगंज, विश्रामपुर और छतरपुर, ये भी ऐसी सीट है जहां 13 नवंबर को चुनाव होना है। हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर में भी पहले चरण में चुनाव होगा। अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर मतदान होगा, उनके बारे में भी एक कर जान लीजिए। तो दूसरे चरण में कई हॉट सीट भी होगी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की सीट बरहेट से लेकर बाबूलाल मरांडी की सीट धनवार भी शामिल है। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन कौन सी सीटें हैं दूसरे चरण की, उसकी लिस्ट बता रहे हैं। तो लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर, 2 सीटें इसमें ST सुरक्षित है। इसके साथ साथ जो बाकी सीटें हैं, जिसमें शिकारीपाड़ा ST सुरक्षित सीट, नाला और जामताड़ा में भी दूसरा चरण का मतदान होगा। वहीं दुमका की अगर बात करें, जामा, जनमुंडी, ये भी दूसरे चरण के सीट है और कई हॉट सीटें भी इसमें हैं, जिसमें कई प्रतिष्ठित के दांव जो है वो लगेंगे। मधुपुर, सारठ, देवघर और पड़ैयाहाट भी इस दूसरे चरण में शामिल है। गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू और धनबाद,
जहां पर वोटिंग की जाएगी दूसरे चरण में, यानी कि 20 नवंबर की तारीख को। बगोदर जमुआ जो सुरक्षित सीट है, इसी की गांडे गिरिडीह में भी चुनाव जो है विधानसभा के वो किए जाएंगे। तो ये सारी सीटें जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सीटें दूसरे चरण में शामिल है, और मतदाता पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 2 चरणों में इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव जो है वो हो रहा है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई है। ऐसे में अब आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन योजनाओं की सिर्फ घोषणा हुई है उसे अभी लागू नहीं किया जा सकेगा। योजनाएं चल रही है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, इसका कितना प्रभाव रहेगा? ये देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में क्या योजना चलेगी नहीं चलेगी करके निर्धारित है। ऑलरेडी सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी सभी सरकार का सभी विभाग का सूचित ऑलरेडी, इसलिए उसी के अनुसार पालन करते हुए अपने काम करेंगे। दिन छोटा रहने के कारण हम लोग का वो टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था भी हम लोग कर लेंगे, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था भी रहेगी। साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग कम सनलाइट कहाँ रहती है उसका क्या करना, वो भी हम लोग ऑलरेडी फैक्टरिंग किया हुआ है। एक बढ़िया से चुनाव कराने के लिए हम लोग व्यवस्था कर दें। आज से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी बांका से यात्रा की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी की यात्रा पर बिहार में सियासत गर्म है। एनडीए ने तेजस्वी की यात्रा पर तंज कसा है, तो आरजेडी इस यात्रा से उत्साहित है। बिहार में यात्रा की सियासत जारी है। तेजस्वी यादव फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तैयारी विधानसभा चुनाव की है। दूसरे चरण में तेजस्वी 11 दिनों की यात्रा पर रहेंगे और 12 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी की यात्रा 26 अक्टूबर तक चलेगी। शुरुआत बांका जिले से होगी और समापन होगा गया में। लेकिन यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। विदेश प्रवास से लौटे माननीय तेजस्वी यादव ईडी में हाजिरी लगाने के बाद कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। राजनीतिक जमींदार हैं, तो आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है? तो झारखंड से सटा हुआ ऐसा शानदार इलाका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकसित किया। ओढ़नी डैम है वहां, जहां नाव चलाइएगा, बोट। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तेजस्वी यादव का शुरू हो रहा कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम वैसा ही है। उत्तर बिहार की जनता जब नदियों में आई उफान से त्रस्त थी, तब आप विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। तेजस्वी की यात्रा को लेकर आरजेडी उत्साहित है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव पर हमले कर रहा है। मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए पूछा, जब जनता मुसीबत में होती है तेजस्वी विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। 16 अक्टूबर से दूसरे चरण का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और ये 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा। और बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और उधर गया, इन सारे जगहों पर जाएंगे। कार्यकर्ताओं से उस क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, फीडबैक लेंगे। जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे। अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। तेजस्वी की यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी जीत की फुल प्रूफ प्लानिंग करने में लगे हैं, लेकिन ये भी सच है कि तेजस्वी की ज्यादातर यात्राएं अधूरी रह गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने दूसरे चरण की यात्रा के लिए पटना से बांका के लिए रवाना हो गए। पटना से बांका जाने के क्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी ने नौकरी और स्मार्ट मीटर को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। है ये जो
कार्यकर्ता से संवाद करते हैं और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से जो है डायरेक्ट हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से नकारात्मक सरकार चल रही है, कोई काम जो है नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद एक भी लोगों का नौकरी जो है नहीं लग रहा है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट नहीं, वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है। तेजस्वी की यात्रा पर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने निशाना साधा है। सुरेंद्र मेहता ने कहा कि पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। खेल मंत्री ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। पहला मुख्यमंत्री जो चारा घोटाला में जेल गए, आज भी जेल में है, जेल पर है, और नौकरी के बदले जमीन लेना, जिसमें ये सब के सब पूरा परिवार फंसा हुआ। लालू जी की पत्नी, बेटा, बेटी सब फंसा हुआ। वो आदमी संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। जनता को क्या वो बताना चाहते हैं? वो बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया हुआ आदमी, और आज के तारीख में चारों तरफ उनका परिवार पूरे करप्शन में लिप्त है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत जारी है। गिरिराज की यात्रा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज की यात्रा 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस ने इसे देश को बांटने वाली यात्रा बताया है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलती है। हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों। बापू के भारत को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई बांट नहीं सकता। यात्रा करना गलत है। आप ये जो बांटने का काम देश को कर रहे हैं, यह जनता आपको करारा जवाब दे। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल है, लेकिन बिहार में यात्रा की सियासत अभी से तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज 18 अक्टूबर से भागलपुर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में सियासत जारी है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक ने इस यात्रा को देश बांटने वाली यात्रा करार दिया। ये स्वाभिमान यात्रा आप राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, ये आपको जनता जवाब देगी, लेकिन सारे हिंदू स्वाभिमानी हैं। ये आप चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, ये आपका जनता आपको करारा जवाब देगी। इसलिए यात्रा करना गलत है। आप ये जो बांटने का काम देश को कर रहे हैं, यह जनता आपको करारा जवाब देगी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गिरिराज की यात्रा से अनजान दिखे। गिरिराज सिंह की यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये कौन सी यात्रा है, कैसी यात्रा, ये नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 साल से बिहार की यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी यात्रा चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक बहाल किए जाएंगे। विशेष शिक्षकों की बहाली होगी। कुल 7,279 पदों पर बहाली निकलेगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञापन जारी हो सकता है। बीपीएससी विशेष शिक्षक की परीक्षा लेगा, तो विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है और बीपीएससी इसको लेकर के तैयारी कर रहा है। 7,279 पदों पर यह बहाली निकलेगी। और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा फैसला किया है। जमीन सर्वे में कैथी लिपि को लेकर हो रही समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बीएचयू के विशेषज्ञ से राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाई है, ताकि सर्वेक्षण के काम में लोगों को आसानी हो सके। यही नहीं, कैथी लिपि को किताब की शक्ल में छपवाया जाएगा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सीएस सर्वे हो चुका है,
या जहां सीएस सर्वे में सर्वे की आवश्यकता है, वहां पर कैथी लिपि का समस्या आ रहा था। तो बनारस बीएचयू से हमने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया है जो कि विभिन्न जिला में जाकर, विशेष करके जहां सीएस सर्वे हो चुका है, वहां पर हमारे पदाधिकारी कर्मचारी को कैथी लिपि का जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं उसको। और इसके साथ साथ हमने एक किताब भी कैथी लिपि से हिंदी में छापने का आज आदेश दिया है कि हमारे सभी राजस्व विभाग से संबंधित कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक कैथी लिपि और उसके सामने हिंदी का एक हम किताब, ग्रामेटिक बुक छापेंगे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल तो वापस आते हैं। गुलाब